गाजा के अंदर बराबर इजरायली एयर स्ट्राइक हो रही है, रेजिडेंटल एरियाज पर एयर स्ट्राइक हो रही है, टेंटों में एयर स्ट्राइक हो रही है, जहां पर लोग समुद्र के किनारे जो बीच होता है वहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं और उनमें वो अपना जीवन और गुजर बसर कर रहा है। इसके अलावा अभी 3 से 4 दिन पहले एक समुद्र के किनारे पर ही जो पहले कभी एक कैफे हुआ करता था, जब गाजा बिल्कुल सही सलामत था, कोई भी इसराइल का वहां पर अटैक नहीं हुआ था, उस टाइम का वो आज जो कैफे है आज उसको भी मलबे में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्टर्स, कुछ फोटोग्राफर्स वहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट था, एक इंटरनेट कनेक्शन था, तो ज़रा सा उस चीज़ के लिए वहाँ पर वो लोग जाते थे और थोड़ा सा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मिल जाए, इस चीज़ के लिए एक साथ में इकट्ठे होते थे। और इसके अलावा कुछ और जो दूसरे लोग थे वो एक तरह का लैंडमार्क था, वहाँ पर वो लोग इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन अब खबर ये आई कि उस जो कैफ़े है उसको भी एयर स्ट्राइक में बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। दूसरी खबर एक ये है कि जो पूरे 24 घंटे का एक यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है कि कितने गज़ा के लोग यहाँ पर मरे हैं, तो कम से कम 105 आज फ़िलिस्तीनी या गज़ा के लोग आज मरे हैं इजरायली एयर स्ट्राइक में। इजरायली एयर स्ट्राइक में भी मरे हैं, और दूसरा जो मरे हैं जो 8 सेंटर्स, जो जीएचएफ का जो 8 सेंटर चल रहा है अमेरिका और इसराइल की मदद से। एक अभी मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जीएचएफ के बारे में, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जीएचएफ जो है इजराइल को हथियार के तौर पर, यह इजराइल जीएचएफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी आप खाना बांटने के उसमें हथियारों का इस्तेमाल करें, आप लोगों को लाइनों में लगाकर फायरिंग करें, ऊपर से हेलीकॉप्टरों से फायरिंग करें, आपको पूरी आज़ादी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ अमेरिका की जो कंपनीज उनको ये मतलब इनको एक डील दे दी गई है कि हम गजा को बिल्कुल साफ चाहते हैं। अभी नेतन्याहू अमेरिका की ऑफिशियल ट्रिप पर गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जब वो डिनर कर रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे, तो इस टाइम में सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ का मतलब ये है कि एक चीज़ का लेटर डोनाल्ड ट्रम्प को दिया कि मैं मतलब ये है कि इस चीज़ के लिए मतलब इनकरेज करता हूँ कि ट्रम्प को एज ए नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने जो 12 दिन का जो ये वॉर चल रहा था, ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा था, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और उन्हीं की वजह से ये सीज़ फायर पॉसिबल हो पाया, काफ़ी जद्दोजहद के बाद में। लिहाजा और दूसरी खबर इसके बाद में उन्होंने ये कही है कि हम जो गज़ा है, गज़ा को हम मतलब ये है कि गज़ा के लोगों को आज़ाद करना चाहते हैं, हम गज़ा के लोगों को एक नई ज़िंदगी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गज़ा के लोग अमन व अमान में रहें, चैन और सुकून में रहें। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब आप देखिए यहाँ पर चाल क्या खेली जा रही है। उन्होंने कहा हमने सब चीज़ गज़ा के लोगों के ऊपर छोड़ दी है, अगर वो चाहते हैं दूसरे देशों में जाकर बसना तो वहाँ पर बस सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जहाँ पर उनकी ज़मीन है वहाँ पर वो रह सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ये कह रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए इनक्रेज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जो इसराइल के आसपास में जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन और जो एक दो और ममालिक मुल्क हैं, उनके साथ में कुछ कोऑर्डिनेट करें, कुछ बातचीत करें ताकि इस मसले को हल कर सकें, ताकि गज़ा के लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल सके। अरे आप बताइए कौन अपनी सरजमी को छोड़कर चला जाएगा? आप जर्मनी को छोड़कर यहाँ पर फ़िलिस्तीन में आकर बस गए और इसको कहते हैं कि ये आपकी जगह है। आपको किस तरीके से जो हॉलोकॉस्ट हुआ उसमें लाखों की तादाद में 60 लाख यहूदी वहाँ पर मारे गए, और इसके बाद में आप ये कहते हैं कि हमारी जगह है। किसने कहा ये आपकी जगह है? लिहाजा जो फ़िलिस्तीनी है कैसे अपनी जगहों को छोड़ देंगे? अभी आप देखें फ़िलिस्तीनी मर रहे हैं, कट रहे हैं, बराबर उनके आप हौसले को देखिए, उनकी हिम्मत को देखिए, किस तरीके से वो सामना कर रहे हैं इजरायली आर्मीज़ का, IDF का। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, ना ही वेस्ट बैंक की तरफ से और ना ही गज़ा पट्टी की तरफ से। कितना वो मतलब ये है कि इनकरेजल काम कर रहे हैं गज़ा के लोग। दूसरी खबर यह है कि हेल्थ ऑफिशियल्स वार्न्स हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स वुड डाई फ्रॉम पावर आउटेजेस इन हॉस्पिटल्स इन नॉर्दर्न गज़ा। दूसरी खबर ये आ रही है कि गज़ा की तरफ से जो और हॉस्पिटल्स हैं जो गज़ा के अंदर चल रहे हैं उनमें बहुत जल्दी मतलब ये कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई वहाँ पर साधन नहीं है। पूरी IDF ने कट ऑफ कर दिया है पूरी इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसके अलावा वहाँ पर जनरेटर चल रहे हैं, अगर कुछ लिमिटेड टाइम का वहाँ पर फ्यूल रह गया है, अगर वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो मतलब आने वाले टाइम में ये कुछ 1 या 2 दिन के अंदर जो और सीरियस पेशेंट्स हैं, जिन लोगों की सीरियस कंडीशन है, जो वहाँ पर एडमिटेड हुए हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो शायद
इनकमिंग डेज और इनकमिंग आवर्स शायद वो मर सकते हैं। तो इस चीज़ की मतलब ये है कि एक वार्निंग दे दी गई गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। दूसरी तरफ अगर मैं गिनती की बात करूं कि कितने लोग अभी गज़ा के अंदर मारे गए 7 अक्टूबर के बाद से, तो 57,575 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं इजरायली एयर स्ट्राइक में गज़ा के अंदर। और ये जो पूरी मतलब ये है कि पूरी डिटेल सामने आई है, जो पूरा आंकड़ा सामने आया है, ये आया है आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि जो आदमी मरता है चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक, हर एक आदमी का वहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है कि ऑफिशियली तौर पे उनको मतलब ये है कि रिकॉर्ड में रखा जाए कि कौन मर रहा है, ताकि दुनिया को दिखा सकें आने वाले टाइम में कि कितना लोगों पर जेनोसाइड किया है इसराइल ने, कितना एक कत्लेआम किया है इसराइल ने, ताकि हम दिखा सकें दुनिया को। और अभी तक जो इसमें घायल हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, 1,36,880 लोग, जो अभी की जो मतलब ताज़ा ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी मतलब ये है कि एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा जो 7 अक्टूबर के बाद से जो मतलब ये है कि 7 अक्टूबर में जो बड़ा हमला हुआ हमास की तरफ से, इजरायली जो सिविलियंस थे उन पर अटैक किया गया, तो कम से कम इसमें आप देखें 1140 के आसपास में लोग मरे। और आप उसके बदले में देखें इसराइल ने क्या काम किया है। और अभी तक बदस्तूर मतलब इसराइल की एयर स्ट्राइक जारी है किसी न किसी बहाने से। अब वो ये बोल रहा है कि जब तक हमास पूरी तरीके से डिसआर्म नहीं हो जाता हम सीज़फायर के लिए तैयार नहीं होंगे। अभी डेलीगेशन गया हुआ था कतर, वहां पर कतर की मीडिएटर कतर एज ए मीडिएटर का वहां पर काम कर रहा है, और हमास के भी वहां पर कुछ ऑफिशियल्स गए थे, दोनों की वहां पर मीटिंग हुई है एज इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वहां पर हुई है। और इस बातचीत में मतलब पूरी तरीके से इसराइल ने ये रिवील कर दिया है कि जब तक हमास जो है डिसआर्म नहीं हो जाता हम सीज फायर के लिए एग्री नहीं होंगे। बट यहाँ पर हमास क्या बोल रहा है, हमास ये कह रहा है कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर डिसआर्म नहीं, तो किस तरीके से ये वॉर रुकेगा, कब तक जो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े हैं, कब तक वो मारे जाएंगे। तो यहाँ पर तो नुकसान बराबर जो मासूम बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, उनका हो रहा है, बड़ों का हो रहा है। दूसरी तरफ खबर आई है यमन की तरफ से। जी हाँ, यमन के अंदर दोबारा से हूतियों ने सबसे बड़ा अटैक किया है एक कार्गो शिप के ऊपर। पूरी डिटेल सुनिए मैं क्या है। A vessel has sunk about 100 km 51 nautical miles west of Yemen's Hadeda, the United Kingdom Maritime Trade Operations says without identifying the ship। मतलब 51 किलोमीटर दूर यमन से, और उसकी जो नॉटिकल मतलब 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। और इसका मतलब यह है कि कैलकुलेशन अगर करें तो 51 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये यमनियों ने यानी हूतियों ने यह अटैक किया है, दूसरा ये अटैक किया अब तक का। और अभी ये खबर आ रही है कि ये जो इस अटैक में पूरी तरीके से ये जो शिप है ये पूरी तरीके से डूब गया है। लेकिन पहले हूतीज ने जो इसका ऑपरेटर होता है इसको वार्निंग दी कि हम अगर आप अपनी शिप को जारी रखते हैं, या मतलब यह है कि जो वार्निंग जोन है अगर आप अपने शिप को वहां पर लेकर आते हैं तो हम इस पर एयर स्ट्राइक कर देंगे। और वो नहीं माने, उन्होंने तुरंत एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। और बदले में क्या हुआ, उन्होंने बाकायदा वीडियोस बनाई कि उसको बमों से उड़ा दिया गया है। एयर स्ट्राइक हुई है, छोटी बोटों से वो आए हैं, आइडेंटिफाइड बोट्स थी जिनको मतलब ये कि डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल था। इस तरीके से वो आया है और उन्होंने आसपास से चारों तरफ घेर कर हेलीकॉप्टर के जरिए से भी अपने सोल्जर्स को उस शिप पर उतारा और उसको बिल्कुल नेस्त से नाबूद कर दिया और उसको डिबो दिया। और उन्होंने वार्निंग दी कि जो कोई भी शिप फिलिस्तीन की टेरिटरी में अगर दाखिल हुआ तो उसका यही अंजाम होगा। यूएन एनवॉय फॉर यमन एक्सप्रेसेस कंसर्न्स ओवर रेड सी एस्केलेशन जिस तरीके से और ज़्यादा बढ़ चुका है रेड सी के अंदर, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है ये रेड सी के अंदर ही हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इसराइल, और जो मतलब ये है कि वेस्ट रेड सी से जो ऑयल वगैरह निकलते हैं, जो ऑयल टैंकर्स निकलते हैं, सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। जो कहीं ना कहीं इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लिहाजा इसमें घबराने वाली बात सभी जो ममालिक मुल्क हैं उनकी है, क्योंकि अगर ये मतलब इस तरीके से सीज़फायर नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक खबर और आई है हूतीस की तरफ से कि हूतीस क्लेम डेडली अटैक ऑन इटर्निटी सी वेसल इन रेड सी। इटर्निटी सेटफिल ये पहला वेसल है जो इटर्निटी
सी वेसल। इसके अलावा जो मैंने पहले खबर आपको अभी सुनाई जहाज़ के मुतालिक, वो दूसरा जहाज़ है। Yemenis Houthis have claimed responsibility for sinking a Greek-operated Liberia-flagged vessel called Eternity Sea in the Red Sea this morning. हूथियों ने दोबारा से क्लेम किया है कि उन्होंने एक जहाज को और टारगेट किया, उसको अटैक किया और उसको भी बिल्कुल पूरी तरीके से डुबा दिया है। द नवल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड द शिप इटर्निटी सी, मिलिट्री स्पोक्सपर्सन यहया सरी सेड। यहया सरी, कई इंटरव्यूज उनके आते हैं, स्पोक्स पर्सन होती है इस मिलिट्री के। जब कोई भी मतलब ये है कि कुछ एयर स्ट्राइक होती है या कुछ भी होता है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पूरा मतलब ये डिटेल में बताते हैं स्पोक्स पर्सन होती इसके। Sari reiterated the group's solidarity with besieged Palestinians in Gaza and said the vessel was headed towards Eilat in Israel. मतलब उन्होंने जो ये अटैक किया है ये इजराइल फिलिस्तीन की सॉवरेटी के लिए किया है। क्योंकि सॉवरेटी के लिए क्या है, सॉवरेटी का मतलब उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा है, मतलब उसको हमदर्दी दिखाने के लिए कर रहा है कि हम इस फिलिस्तीन के साथ में हैं, हम इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसी बराबर और अटैक जारी रखे तो हम आपके कोई भी जहाज़ यहाँ से नहीं निकलने देंगे, इस तरीके से बराबर हम अटैक करते रहेंगे। यह सरी ये बार बार ये बोल रहे हैं। The attack on the vessel killed 4 of 25 people aboard before the rest of the crew abandoned ship after being attacked on Monday and Tuesday. 2 बार इस पर अटैक किया, एक मंडे के दिन, एक ट्यूसडे के दिन। और इसमें जो क्रू मेंबर्स थे, 25 क्रू मेंबर्स में से 4 इसमें हलाक होने की खबर इसमें यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा और जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ खबरें हैं, ईरान की तरफ से आ रही हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराकी, उनकी मुलाकात सऊदी के MBS यानी जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई है। और उन्होंने इस चीज़ पर मतलब ये कि दोनों ने कोलैबोरेट किया है, बातचीत की है ऑफिशियली तौर पे। उन्होंने सऊदी को इस चीज़ के लिए मतलब ये कि काफ़ी मतलब ये कि प्रेस क्या है, काफ़ी तारीफ़ की है कि जिस तरीके से इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो सऊदी सबसे पहले सामने आया और उसने उस चीज़ की मजम्मत करी ऑफिशियली तौर पर। उन्होंने उसको धन्यवाद दिया, उसको थैंक यू कहा कि हम इस चीज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं। और भी वहाँ पर उनके कई मतलब यह है कि समझौते हुए हैं। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं ये महसूस नज़र आ रहा है कि अब ईरान और सऊदी के जो रिलेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ा है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है वो चाइना ने प्ले करा है, क्योंकि पहले दोनों के अंदर कुछ नाइत्तफाकियाँ थी, दोनों एक दूसरे के साथ में सही नहीं बात करते थे, कुछ ऑफिशियली तौर पे ज़्यादा इतने रिलेशंस स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन अब कहीं जाकर अब कह सकते हैं कि दोनों की जो कंट्रीज़ है आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अपने डायलॉग्स एक दूसरी कंट्रीज़ में जाकर। इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर हैं MBS के भाई वो वहाँ पर गए, अब इसके बाद में MBS के साथ में उनकी मुलाकात हुई। सेकंड जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरबिया के फैसल बिन फरहान के साथ में उनकी मुलाकात हुई। और तीसरा जो शख्स है जो डिफेंस मिनिस्टर हैं MBS के जो छोटे भाई हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई जद्दा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने सऊदी को आगे कर दिया हो कि आप सऊदी को समझाएं, जो उनका जो मतलब ये कि एटॉमिक पावर पर वो काम कराएं, ताकि वो मतलब ये कि होल्ड कर दें और आगे इस चीज़ को ना बढ़ाएं। ये थी अभी तक की मिडल ईस्ट की खबरें। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में नई खबरों के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते आप उसको सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही जो ताज़ा अपडेट है मैं आपको सुनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। जय हिंद।